कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं ऋषभ, और मैं और कुशल आपके होस्ट रहते हैं कॉर्पोरेट करियर शो के। आज ऋषभ से हम काफ़ी सारी जानकारी लेने वाले हैं। नवंबर 20 में इन्होंने अपने सीए फाइनल एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर करे हैं, और उसके बाद इनकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है, कैसे प्लेसमेंट हुई, और खासकर जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उस प्लेसमेंट के लिए, उसके लिए आपको कहीं और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुशल, पहले आपका वेलकम, और ऋषभ फिर आपका वेलकम। कुशल इज द को होस्ट एंड ऋषभ इज द गेस्ट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ कॉर्पोरेट करियर शो। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच सर, मैं एकदम बढ़िया। Thank you so much, sir. Thank you, Kushal. Thank you, Neeraj, for calling me on this program. I think I'm really honored to be here and share my experience. दैट्स ग्रेट। कुशल, स्टार्ट कीजिए अपने सवालों की बरसात। श्योर श्योर। तो ऋषभ, क्विकली अगर आप आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो और उसके बाद हम फिर फर्दर क्वेश्चंस ले सके, तो आप सिर्फ आपके बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दो ऑडियंस को। Perfect. So I think I'll take a minute to take you all through my journey till date. So I've completed my education from Pilwara, a small town in Rajasthan, and after that I moved to Delhi Shri Ram College of Commerce for my graduation. After that, I moved to Mumbai and I started my articleship after college. And in the GST department, I started with Ernst and Young. After 2 years, I felt that it's the time to have an industry experience also before, finally going for examination and deciding what to go forward with. So I joined Marico for the industrial training program. And in November 20, I gave my exam, and with God's grace, I was able to clear it and go through the placement process. Now I'm working with Titan as an internal auditor here. अमेजिंग अमेजिंग। तो इस सब से तो मेरे को अभी बहुत ज्यादा ही सवाल आ रहे हैं पूरे हाँ, जर्नी में एक्चुअली लेके। मतलब हाँ बिग फोर से आर्टिकलशिप, फिर इतनी बड़ी हाँ कंपनी के साथ आपने जो है, और मरी को अगर नई लोग बाग जानते हैं तो पैराशूट, कोकोनट ऑयल, हाँ सेट वेट, जटैक, राइट, और बहुत सारे और ब्रांड्स एफएमसीजी के जो है मरिको के पास हैं। और रिसेंटली जो अभी हनी की कंट्रोवर्सी हुई थी डाबर वगैरह की, उसमें सबसे ज़्यादा आगे, सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगा प्योर हनी मिली थी वो मरिको वालों की मिली थी। तो मैं अपने ले मैन को समझा दूँ, क्योंकि शायद मरिको का नाम सबने जो है वो ना सुना हो। एंड देन टाइटन, आई थिंक टाइटन से हर कोई जो है वाकिफ़ है। एंड बहुत ही अमेजिंग जर्नी ऋषभ आपने बहुत शॉर्ट में बताई हमें। अब हम इसको ही थोड़ा सा और जो है डिटेल में ले चलेंगे। कुशल प्लीज़। राइट, एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो ये पूछना है कि आपने एसआरसीसी से आपका बीकॉम ऑनर्स किया है, तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि बीकॉम करस्पॉन्डेंस करना चाहिए या रेगुलर कॉलेज में करना चाहिए। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग बीकॉम फ्रॉम एसआरसीसी, एंड एसआरसीसी ने आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म की है? तो क्या स्किल्स जो है आपको एसआरसीसी ने दिए जो आपको लाइफ लॉन्ग हमेशा आप चेरिश करोगे? So, what I feel the question is that whether we should go for proper college, or whether we should go with your articleship along with your correspondence college. So, what I believe first point to remember is what college you are getting into. See, is it worth it? Because the only problem is when you're working with these regular college, there's a lag of 1.5 years in your CA journey. So, if that college is good enough, that 1.5 year cost you can bear, then I think you should go forward. And that SRCC, for me, I thought that it is definitely a worth it option. So what changes it has brought to me, what difference I felt between me and other articles who have not gone from regular college, first is the maturity level. When you're going for a regular college, the maturity increases to another level. And then when you're starting with your articleship, obviously you're able to reap more out of that particular opportunity, because articleship gives you a lot of opportunities wherein there's not that high risk and you can go and try as much things as possible. So I think the best thing which has happened with me, that I was able to gain a maturity level, a proper understanding. I went through an internship also, 2-3 internships in PepsiCo, in EY, Noida also, before starting my articleship. So that helped me to take a leverage ahead in my articleship journey. And also when I was applying for other like these placements and all this, though, there was always a leverage because of this thing. So I think, yes. इसमें इसमें मेरे पास एक सवाल आ रहा है ऋषभ, कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार सीए तो कर रहे हो, कॉलेज क्या करना है, सीए तो कर ही रहे हो ना, सीए तो इतनी बड़ी डिग्री आपको मिल जाएगी, इतना बड़ा सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, सो व्हाई टू गो फॉर अ रेगुलर कॉलेज? इससे बढ़िया सीए जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। सो दे आर लुकिंग फॉर कि भाई बस 12th के बाद जो है 3-4 साल में, 4-5 साल में अपना सीए जो है जल्दी से निपटाएं, क्यों पहले हम 3 साल कॉलेज में लगाएं और उसके बाद जो है फिर हम अपनी आर्टिकलशिप शुरू करें? तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? I think I won't go with a single route answer. What I believe is it depends on case to case. For me, when I was working, I have done my studies from Bhilwara, so that exposure was not that good. So my personality was not reflecting that much, which ideally should be.
So I think if you believe that there is a requirement that you need to work on your personality, I think you should go for a regular college, and that too if the crowd is good. If you believe that, for example, Kushal sir, that his personality was damn good when he was moving out of that 12th and all. So I believe that his journey is also equally good, but you need to understand where you are and then you need to take a call. राइट मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया. सो केस टू केस बेसिस पे यू हैव टू इवेल्युएट योर सेल्फ, यू हैव टू असेस योर सेल्फ दैट क्या आपको वो एक्सपोजर मिल पाया है अपने स्कूल लाइफ में या जहाँ पे आप रह रहे हैं उस लाइफ में. अगर आपको एक्सपोजर मिल गया तो आप कॉलेज स्किप भी कर सकते हैं, तब इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे आपने कुशल के बारे में बताया कि ठीक है, कुशल ने उस तरह का एक्सपोजर शायद अपनी स्कूल लाइफ में या अपने और जो आसपास की ज़िंदगी थी उसके साथ वो एक्सपोजर ले लिया और रेगुलर कॉलेज नहीं किया तो भी इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया. ग्रेट. कुशल आई एग्री. और इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मतलब जैसे मैंने खुद करस्पॉन्डेंस किया है बीकॉम, एंड आई हैव अ लिटिल रिग्रेट इन माय माइंड एज वेल. थोड़ा सा रिग्रेट ऐसा रहता है कि अगर मैं कॉलेज जा पाता तो शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता, कोई इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाता, व्हिच हैव बीन कॉम्पेंसेटेड बाय माय हॉस्टल लाइफ. तो जैसे मैं हॉस्टल में रहता था तो वहां पर मैंने पूरा को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया. बट फॉर दोज ऑफ यू हु लाइक कांट गेट इनटू अ हॉस्टल और हु आरंट इवन डूइंग कॉलेज, तो मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि कॉलेज में जाना थोड़ा जरूरी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट पर्सनालिटी एक्सपोजर. तो वो थोड़ा शेप कर देता है पर्सनालिटी, जो आर्टिकलशिप में अपन नहीं कर पाते. आर्टिकलशिप में यूजुअली टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं या फिर ऑडिट करते हैं, वाउचर्स वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं. तो आई थिंक कॉलेज एड्स दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच यू आर मिसिंग आउट इन योर आर्टिकलशिप. राइट. स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन पाते आप, मतलब अगर आप कॉलेज में जाते हो तो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन पाते आप. और जैसा कि एक दो चीज़ें मैंने भी नोटिस करी हैं, जो लोग कॉलेज जाते हैं ना उनका व्यू पॉइंट टूवर्ड स्टडीज़ एजुकेशन काफ़ी खुल जाता है, क्योंकि फिर उनको लोग भी ऐसे मिलते हैं, कोई वहाँ CFA कर रहा होता है, कोई उसके बाद MBA की तैयारी कर रहा है, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है. जो कॉलेज में जाते हैं वो ऐसे बिल्कुल सीधे से चलते रहते हैं, CA वो बिल्कुल एकदम CA को एकदम सीधा मान के जो चलते रहते हैं. तो आई थिंक लेट्स कॉन्क्लूड इस बात पे कि भाई कॉलेज अगर आपको एक्सपोजर नहीं मिला है तो आपको कॉलेज ज़रूर जाना चाहिए, या आप किसी भी मोड से जो है एक्सपोजर लें, अपनी पर्सनालिटी को सुधारें, स्ट्रीट स्मार्ट बने, बोलना सीखें, पब्लिक स्पीकिंग सीखें, और उसके बाद ये जो मैच्योरिटी की बात बोली गई वो लें. और साथ साथ में अगर आपका सर्कल अच्छा है जहाँ पे आपको हर तरह की जो है आपके दोस्तों से या आपके मेंटोर से, आपके गाइड से आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो एक बार को आप कॉलेज स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज स्टिक टू इट. राइट. एब्सोल्युटली. यस. ग्रेट. अच्छा ऋषभ, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि हमें आपने बता ही दिया कि आपने बिग 4 से जो है वो अपनी आर्टिकलशिप करी. सो बिग 4 को लेकर बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं, एक ही फील्ड में डाल देते हैं और बहुत काम कराते हैं. वो बोलते हैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, तो चलती जाती है. तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि भाई एक स्टूडेंट जिसने भी इंटरमीडिएट के बोर्ड क्लियर कर ली, वो बिग 4 में जाने के बारे में सोचे, या वो ये सोचे कि नहीं भाई घर के पास वाली फर्म में जाऊँगा जहाँ पे छुट्टियाँ ज़्यादा मिल जाएंगी, जहाँ पे काम कम कराएंगे? क्या थॉट प्रोसेस था आपके माइंड में? वो भी भीलवाड़ा से हो आप, तो आप यहाँ पे आए, फिर उसके बाद आपने एक बिग 4 ज्वाइन करने के बारे में सोचा, तो क्या थॉट प्रोसेस था आपके माइंड में, और क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए आज उस व्यक्ति के, उस बच्चे के माइंड में जो आर्टिकलशिप ढूंढ रहा है इस समय? Sir, I think the major thing which I've noticed that students are going for is the profile. See, if you're going for an audit, taxation, and other similar profiles, I don't think that profile matters a lot. What I believe is the exposure in your personality. When I was into EY, I was a single article in the whole GST team. I mean, there were only 2 more articles. So in my batch, I was a single one. So the exposure which I was getting, and I could clearly see the changes in my personality. So what I believe, when you're going for any firm, you should not look, I'm again and again filing returns, or I'm doing the same task again and again. What you need to focus on is 2-3 aspects. You need to learn how you are doing people management or your stakeholder management. You need to learn how you're managing workload. There will be pressure always, but how you're handling that makes a difference. You need to be multitasking to ensure that you are crunching the execution timelines. You need to be flexible and open-minded with all new opinions. And last, I believe, is that what you need to learn is your drafting skills, how you present yourself, the Excel and PowerPoint skills, because these things will ensure that you are always apart from the crowd. So I think in articleship, these are the major areas where you need to focus on as compared to the profile. राइट. ग्रेट. तो आप कह रहे हैं कि भाई आप ये देखो कि कितनी बड़ी से बड़ी फर्म में आप जा सकते हो, राइट, वहाँ पे कितनी ज़्यादा एक्सपोजर बेसिकली आपको मिल सकता है, उस पर फोकस रखिए. और बाकी जो आपको ये हार्ड स्किल्स हैं, जैसे कि GST हो गया, ऑडिट हो गया, वो तो आप सीख ही जाएंगे, लेकिन आपको ओवरऑल डेवलप करना है अपने आप को. So you need to ensure that your personality is that you can learn any new work and then execute on your own. That should be the main aspect. Right. Kushal. Right. Absolutely.
तो भी जैसे आर्टिकलशिप, उसके बाद यू स्विच टू योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन मैरिको। तो आपने मतलब आर्टिकलशिप में डिसाइड कर लिया था कि आपको इंडस्ट्री में जाना है। थर्ड ऑफ योर आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो क्या फैक्टर्स आपने कंसिडर किए कि आपको इंडस्ट्री में स्विच करना है, और आपने जब इंडस्ट्री में स्विच किया तो आपको क्या डिफरेंस लगा, लाइक वर्किंग इन अ बिग फोर वर्सेस वर्किंग इन एन इंडस्ट्री? So the perspective behind joining or going for industrial training was very simple. I wanted to try every option available because generally there are two options: consulting or your industry. I wanted to understand for what I'm made for. So that's why before attempting for going for my final examination, I want to be sure that once I'm clearing the CA final examination, which area I need to focus on. And when I went to Marico, I found that there is a difference between these two things. And I found that I'm more of an industry person. So after that, my focus was only to apply on those industries which are available for CA freshers. So that was the ओके, perspective for joining. राइट। तो मैरिको के बारे में आपको कैसे पता चला, लाइक हाउ डिड यू फाइंड अबाउट द वैकेंसी इन मैरिको लिमिटेड? See, व्हाट वाज द सोर्स? we have general groups. For example, that message came on one of our RPG group only. ओके, So one ओके, of our senior was working there. They posted a group that there is a vacancy, and also they are generally posting all these things on your LinkedIn and all that. So you need to be connect with those people who राइट, are actually working there, because those will be the people who will be putting those posts and all. So I think these are the two sources. राइट राइट। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि ये मतलब मैं ना बिल्कुल लेमैन वाले क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। बच्चों के डाउट होते हैं, सर मैंने ईवाई ज्वाइन कर लिया, क्या वो मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने देंगे? क्या मैंने एक अच्छी बिग फोर ज्वाइन कर रखी है, क्या वो मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलाउ करेंगे? सो ऑब्वियसली आपने करी है तो अलाउ किया ही होगा, बट कितना टफ होता है या कितना आसान होता है, या किस तरह से जो है अपनी बात को आप आगे रखते हैं उस केस में? So the only point is, I believe that this trend is recently growing on that people want to go for industrial trainings. But I've seen at my time, people were actually hesitant to go with these options because they don't want to mess up with their study leave which they are getting from industries. राइट So the only thing is that I believe that people should go for it, but they should not defer the attempt. I've seen this, like people are generally deferring the attempt because of industry that they should not do. And see, if you want to really go for it, there's a clause like 2 or 3 months before you have to inform your seniors and all that. I think they are very good about it and they take it in a very positive way that, yeah, it's good for your career and all. राइट, ग्रेट। हाँ जी कुशल। राइट। एंड देन लाइक आफ्टर योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यू गिव योर सीए फाइनल्स, आपका नवंबर 20 में क्लियर हुआ, देन यू अप्लाइड टू टाइटन। तो टाइटन के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, इफ यू वर टू गाइड ऑल द qualified chartered accountants as well as the CA aspirants, तो कैसा रहा इंटरव्यू प्रोसेस? Sure. What were the type of questions? Yeah. Perfect. So there were 3 rounds basically. First was CV shortlisting. Second was your this aptitude test, and third was your interview rounds. So first, I think through CV shortlisting only they shortlisted approx 40 people as far as I remember. And in the second round, they again filtered next 10 people for the interview rounds. So if I have to speak more on second interview test, what they were doing is basic English, then your quant and logical aspects. Just before that, sorry to interrupt. अगर CV shortlist के बारे में आप बताना चाहो कि what are some of the criteria कि ये companies look for while shortlisting a CV, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या criteria या skill sets थे जो आपका CV shortlist किया और बाकियों का नहीं किया? See, might be क्वेश्चन मैं और college पूछना चाहूँगा पहले ऋषभ, क्या ये कैंपस प्लेसमेंट की बातचीत चल रही है अभी? Yes, sir. ओके, मतलब कैंपस में आपको टाइटन ने जो है वो सेलेक्ट किया था। ग्रेट, हाँ जी प्लीज़ बताएं CV शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरियाज। So CV shortlisting, I'm not very sure on what basis they are doing. It's very random and depend on company to company. So I can't really comment what procedure they follow. But generally, if I understand how I would have been selected, is first is your college, then a rank, maybe that's a possibility, rank or a minimum percentage. For example, 50% or 55%. That could be a criteria for most of the companies. And I think, yeah, our first attempt or second attempt or third attempt. These 2-3 things can be the criteria for your CV shortlisting when it comes to CA campus recruitments. Okay. Then if I have to go to second round, aptitude test they were generally covering your basic unseen passages over there, your quantitative questions were there, logical aspects were there. So there are various websites available online. So you can cover all those things. A day before I went through all these websites, I tried to cover as much as logical questions and quant questions, and then I was able to crack it. But the main thing was the time limit. So I think there were 40 questions. People were not able to cover all those questions in a given time period. And apart from that, there was I think one more test which was like your personality test basically.
they were giving you psychometric test. Psychometric test, yeah. So they were giving you a lot of situations and they were asking your opinion, what's your view on that. So those were the two type of questions which they have asked. And in the final question, in the final interview round, there were 2 rounds. First was with the head, like a panel of 3-4 people, and then final round was with the CFO. So in the first round, technical questions were not that much, to be very honest. It was completely based on my resume. So they went through my resume, they asked a lot of questions, the way you are asking that, why you left EY, why you want to join this, okay, what was this particular project. So they were focusing more on practical work which I've done, which was really nice. What are the projects which I've done, what are the outcomes which are coming, how you presented. And they put a lot of various situations also that in this situation, how will you react or behave or respond. So that way the interview round went through. And the answers which I was giving, basis that the next question was being framed by them. And the last round was CFO round, and that was not that technical. It was a general face-to-face conversation. So in first round, they again filtered 4 people, and then finally they left with 2 options for the final recruitment. Awesome. So finally, only 2 of them were selected. Yeah, from Mumbai campus. So one thing I want to make clear here, that Titan was coming to rankers and non-rankers campus. Okay. So I was selected to non-rankers campus in Mumbai. Okay. That's really great. और कोई ऐसी खास बात आप अभी यंग क्वालिफाइड सीएस को बताना चाहेंगे कुछ कैंपस प्लेसमेंट को लेके, जो आपको लगता है कि यार दीज आर दी 2-3 थिंग्स जो बिल्कुल एकदम ना ध्यान में रखनी चाहिए कैंपस के जाने के लिए, क्योंकि कैंपस बिल्कुल अभी मेरे ख्याल से अराउंड द कॉर्नर है, हर कोई जो है तैयारी कर रहा होगा, तो उनके लिए आप क्या स्पेशल चीज़ बोलना चाहेंगे? I think not very sure what I should suggest them, but I'll tell them what I have done to ensure that I land up in a good company. So first thing was I made a list of all the companies which recruit CA freshers. I had actually made an Excel tracker wherein which company is there, then who is the LinkedIn connect for that, what status is it in, I have sent a message, they've replied, they've accepted the resume, what is the interview date, everything I've mentioned. And very systematic. Fuller utilization of Excel skills. Yeah. It's very, because at that moment you cannot focus on so many things. You have to put down all the uncertain things which are going in your mind and list down somewhere. First thing was that. Second was that I prepared all the HR questions. I brought down all the questions which are possible from my resume. And I prepared and have a mindset in my mind. For this question, I have to answer in this particular framework. So that gave me a confidence that when the interview is going on, how I'll be able to present my view on that. And more or less, all those questions were like revolving around those areas only. So these 2 things, I believe, generally one should prepare. And third is you should have your priority. Like I applied only for industries. I never went for consulting. I never went for your big fours. My focus was from starting, it was only on industries. So that helped me a lot to crack this interview. राइट. एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कुशल, जैसे आप मरिको में थे आप ऋषभ, राइट, तो वहाँ पे वैकेंसीज नहीं मिली या कैसे वहाँ पे, मतलब अगर मैं होता तो शायद मैं सोचता, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि मैंने मरिको से जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है तो मैं किसी तरह से यहीं पे जो है वो अपने आप को एब्जॉर्ब करा लूँ इनके साथ, तो आपका इस पर क्या थॉट्स थे? See, in initial years, what my focus was on to have as much as exposure as possible. Okay. I had a year experience of Marico. I had 2 years experience of EY. It's always good if you have new experience on your resume, because that's gonna value add in a longer run. Right. So when I had this opportunity of joining Titan, and no offense to any company, Marico was damn good, and the experience which I had is still helping me out everywhere. But the Titan, what attracted me was various business segments. They have 5 business segments and a lot of opportunities are there. So when you're applying, you should know what areas why you're applying, what are the factors that you should keep in mind, what are the business segments the company is into, what are the further opportunities which you can get, then location where you're in. So on that basis, I think that's why I take on a call, why not to have a value add on my resume. Right. Instead of going for you mean to say that in long run, the name of these companies are going to add a lot of value on your resume? Obviously, and resume and my network also, because that also adds on somewhere. Right. Hanji Kushal, please. Right. So one more thing, like as you just said that you
did your articleship in GST in EY, then you transformed to Marico, and then finally you went into Titan. तो यहाँ पे एक और मैं ऐसे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जिस फील्ड में आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसमें ही काम करते हो बाद में. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि आई हैव डन माय आर्टिकलशिप इन ऑडिट, वेदर आई कैन गेट अ फाइनेंस प्रोफाइल इन इन्वेस्टमेंट बैंक और मैनेजमेंट कंसल्टिंग. So this is just a myth. So we have like real life examples. I am working in corporate finance and I did my articleship in direct taxation assessment and litigation, which is nowhere related to the work which I am doing right now. तो अभी जैसे ऋषभ भी जो काम अभी हम डिस्कस करेंगे उसका वर्क प्रोफाइल टाइटन में, तो दैट इज वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही वाज डूइंग इन ईवाई. तो ये सिर्फ एक मिथ है कि जो आप आर्टिकलशिप में काम कर रहे हो वही आपको करना है आपके इंडस्ट्री में. आप दूसरा काम भी कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट ये जो आर्टिकलशिप में आपने काम किया है वो आप इंटरव्यू में डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो, या मतलब इंटरव्यूअर ये चेक करेगा कि आपने जो काम किया है वो कितने डिटेल में किया है. सो दैट इज अ थिंग व्हिच द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू टेस्ट. सो दिस वाज वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू मेंशन आउट हियर. आई थिंक ऋषभ ने इनिशियल भी काफ़ी अच्छे से पॉइंट आउट कर दिया था कि प्रोफाइल मैटर नहीं करता, आप ओवरऑल ग्रूमिंग वहाँ पे क्या ले रहे हो, ओवरऑल लर्निंग आप वहाँ पे क्या ले रहे हो वो मैटर करता है. ग्रेट. हाँ जी. तो टाइटन में क्या प्रोफाइल है? कुशल का क्वेश्चन था ये, तो मैंने कहा पूछ लेता हूं जल्दी से कि टाइटन में जो है वो क्या प्रोफाइल है अभी आपके पास और कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है वहाँ पे? So I'm working as a management trainee here. So what is happening in this program is that first 2 to 3 months you will be given a cross-functional stint. For example, if I'm a finance guy, I'll be asked to work with merchandising team or marketing team or other than the finance profile, so that I have an exposure of other things as well. Then once that, so I worked with merchandising team for 3 months, and after that I worked. There's a stint of store stint. So we have 3 formats. First is Tanishq, then your watches and eyewear. So what for 3 weeks we have to go into each format store and stay there and work as a RSO, like retail sales officer, store manager. Very interesting. Obviously, initially I used to think what I am doing here, but when now when I have joined as an internal auditor, whenever there is a question that at ground level what has been happening, you guys have any idea? And I was always the first person to answer, I know this is happening in this way. So it's very important. Now I'm actually realizing that how important that stint was. So I was there. I went to Chandigarh and attempted all these 3 store stints there, and now I'm working as an internal auditor in Titan. राइट. आई थिंक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग जो बोलते हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, स्क्रैच से, कि भाई कैसे जो है वो पॉइंट ऑफ सेल पे खड़े होकर कैसे फील होता है और वहाँ पे क्या क्या, आई थिंक इंटरनल ऑडिट तो पूरा गवर्नेंस को जो है वो देखेगा, तो वहाँ पे क्या क्या आपके पॉइंट्स आ सकते हैं वो सब कुछ सिखाने के लिए आपको ये स्टेंट्स दिए जाते हैं कि आप बिल्कुल सारी चीज़ें सीख के आएँ. क्या बात है. और जैसा आपने बोला कि आपको शुरू में लगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो वो फीलिंग कैसे आपने कोप अप किया उसको? और ये फीलिंग मेरे ख्याल से आर्टिकलशिप में भी बहुत बच्चों को शुरू में आती है, जो वो शुरू में फाइलिंग करवा रहे होते हैं, वाउचिंग करवा रहे होते हैं. तो इस पे कुछ थॉट्स बताइए ऋषभ अपने. See, first day when I went, so my store manager asked to go and attempt a customer. And I was like, it was very difficult because you need to know the product also. Exactly. But then, a day and day I realized how important that is. And then there's a point you need to understand, no work is big and small, okay? On you, what you are getting out of it. So I left that ego wala thing. I left that I am a chartered accountant. I'm a normal store person. Now, as other people are doing, I'm going to do the same things in the same manner, no matter what is happening. And that's what I did, and which has helped me out in a very truthful. Amazing, sounds amazing. So जैसे यहाँ पे भी मतलब आदित्य बिरला ग्रुप में भी there are a lot of store stints या फिर plant stints जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है आदित्य बिरला ग्रुप के हिंडाल्को के, जैसे रेणुकूट में उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत जगह प्लान्स है. तो दे सेंड लाइक अस ऑल थ्रू दीज प्लान्स, बट ड्यू टू कोविड दे आरंट सेंडिंग नाउ. तो वहां पे भी जाके लाइक वी अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज एंड द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है, हाउ इज द एल्यूमिनियम दैट इज मैन्युफैक्चर्ड. तो फैक्ट्री में एक समझ है. तो दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. और लोगों को कैसे लगता है आजकल यार सीए बन गए तो ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके ब्लेजर वगैरह पहन के एक डेस्क बनाए, प्रेजेंटेशन एक्सेल शीट में काम करे, वो प्रेजेंट करे. तो दैट इज मतलब वो तुमको मिलेगा ही बाद में, लॉन्ग टर्म में वही करना है, बट अंडरस्टैंडिंग द निटिग्रिटीज ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसा इसको इग्नोर नहीं करना है आगे जाके कि अगर आपको स्टोर स्टिंट आ गया, जैसे ऋषभ को स्टोर्स मैनेजर का आया था, कोई प्लांट स्टिंट आ गया, आपको फैक्ट्री में जाना पड़ रहा है, या फिर मुझे जैसे थर्ड स्टिंट जो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का लुई फिलिप, I have to do the stores analysis. तो कितने जो भी लुई फिलिप के stores है, I have to identify which are profitable, which are loss making, speak to the customer, do site visits. तो ये जो भी stints है, you have to take it in a positive role, and that is the importance of having these kind of operations role.
तो ऐसे मना मत कर देना तुरंत, दैट वुड बी माय अल्टीमेट एडवाइस। मैं तो वीडियो का क्लिकबेट टाइटल सोच रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलिंग वॉचेस। ऋषभ ग्रेट। ऑफेंड नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं हाँ जी, प्लीज 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 कुशल, और क्या क्वेश्चन या है हमारे पास ऋषभ के लिए? तो जैसे अभी आपका वर्क प्रोफाइल तो आपने डिस्कस कर ही लिया टाइटन में, तो वन थिंग मेरे को हमेशा ये मतलब बहुत लोगों को पूछनी रहती है कि अभी हम जो सीए में पढ़ते हैं एकेडमिक्स में, और जो हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मैं भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग दोज थिंग्स इन एकेडमिक्स एंड रियली अप्लाइंग देम व्हाइल वी आर वर्किंग? तो जो आपने सीखा है वो आप अप्लाई करते हो, या फिर क्या कोरिलेशन क्या है एकेडमिक्स और रियल लाइफ वर्किंग का? So, how CADSL has helped me in doing my job is that if I talk about CA curriculum, this course has covered almost every area and has formed a base for me, a knowledge base for me. So whenever I'm doing any work, I know some aspects of it. Now it's on us how we apply those things. Till what extent we have to apply it, till what extent we have to go for new research and then do that particular work. So I feel that there is an alignment. Definitely there is an alignment, but there is a difference in approach. When we are going for exams, the approach is to get marks. When we are going for real work, it's not on what section you remember it. It's on how you have to get the work done or executed with the value addition. So I think these are the alignment and differences which I feel राइट। between a आई CADS थिंक and practice. बहुत बढ़िया से आपने अपनी बात रखी कि एक नॉलेज बेस मिल गया है। अब आपने देख रहे हैं, आपको मतलब एक तरह से एक डेटा बैंक है आपके पास कि यार ऐसा होता है। अब कैसे होता है, फिर उसका पूरा आप रिसर्च करते हैं प्रॉपर रिसर्च टूल के साथ, और उसके बाद उसको आप अप्लाई करते हैं जो भी आपके पास नॉलेज होती है। दैट्स रियली ग्रेट। हाँ जी कुशल, सो that's it from my end. I think that was a wonderful conversation, ऋषभ। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपके जो भी स्टोरीज, आपके जो भी इंस्पायरिंग स्टोरीज थे, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी इंसाइटफुल फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, आपका टाइम निकाल के। बहुत बढ़िया ऋषभ, और आगे भी सारे स्टूडेंट्स को, जो भी यंग क्वालिफाइड सीएज हैं, सबको किसी ना किसी माध्यम से गाइड करते रहें, क्योंकि हम लोगों की ही जिम्मेदारी है, कुशल की, आपकी, मेरी, और जितने भी लोग सीएज बन रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं। क्योंकि अभी पता है क्या है, इस टाइम पे तो चलो यूट्यूब है भी, मैं अपना टाइम याद कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता होता था क्या होने वाला है, कोई किसी मतलब जुड़े ही नहीं हुए थे, बस एक दोस्त जो इंटरव्यू देके बाहर निकला उसको पकड़ लेते थे, हाँ भाई बता क्या पूछा था, राइट। सो इट्स गुड, हम लोग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं, एंड वी शुड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेना चाहिए हमें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गाइड करें लोगों को कि भाई आपने आगे जो है वो कैसे बढ़ना है। विद दिस नोट आई थिंक इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऋषभ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you, Kushal. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Thank you. योर फ्यूचर करियर। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपको CFO CEO वाली पोजीशन पे, दोनों को, कुशल को और आपको, देखेंगे, और हम फिर ये वीडियो का रेफरेंस दिखाया करेंगे, देखो हमारे चैनल कुशल आया करते थे। चलिए जी, कभी थैंक यू clickbait गाइस, title सोच थैंक यू लेना वेरी आप। मच। राइट, Thank you so much.